हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज two charges minus q and plus q are located at points 0 0 minus a and 0 0 a respectively. What is the electrostatic potential at the points 0 0 z and xy 0? तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन है, दो चार्जेस दिए गए हैं। माइनस क्यू को नेगेटिव डिस्टेंस पे मतलब कि जो 0 0 माइनस ए के हिसाब से वो जेड एक्सिस पे है, मतलब कि ए डिस्टेंस पे नेगेटिव जेड एक्सिस में ए डिस्टेंस पे रखा है, और प्लस क्यू को पॉजिटिव जेड एक्सिस डायरेक्शन में ए डिस्टेंस पे रखा है, राइट। तो यहाँ पर 0 0 जेड डिस्टेंस पे और एक्स वाई 0 पे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमने डायग्राम रिड्रॉ कर लिया है, राइट। तो ये जेड एक्सिस मतलब कि पी पॉइंट जेड डिस्टेंस पे है, राइट। पॉजिटिव क्यू पॉइंट ए जितने डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, नेगेटिव क्यू चार्ज नेगेटिव ए डिस्टेंस पे है, राइट। तो अब ये R1 और R2 कौन से डिस्टेंसेस है? R1 डिस्टेंस मतलब कि पॉजिटिव क्यू टू पी पॉइंट का डिस्टेंस, एंड R2 वो है नेगेटिव क्यू चार्ज से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो अब हम लोग पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे, राइट। तो पोटेंशियल एट पी पॉइंट, तो वो यहाँ पर लिखेंगे V पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज से मिलने वाला पोटेंशियल V पॉजिटिव इज इक्वल टू, यहाँ पर इज इक्वल टू के, राइट, के इंटू ब्रैकेट Q अपॉन R1 प्लस नेगेटिव चार्ज से मतलब कि माइनस क्यू अपॉन R2, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल फाइंड करेंगे, मतलब कि यहाँ पर जो पॉइंट पहले हमने लिया है पी पॉइंट, वो पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक है, इसीलिए भी पॉजिटिव लिखा। बाकी तो ये जो पूरा पोटेंशियल है वो दोनों चार्ज के कारण मिल रहा है, राइट। अब R1 R2 क्या है? तो R1 उसकी अगर यहाँ पर फॉर्मूला लिखी जाए तो अगेन V प्लस इज इक्वल टू के, राइट, ब्रैकेट Q R1 मतलब कि पॉजिटिव चार्ज से P पॉइंट तक का डिस्टेंस वो होगा Z माइनस ए, राइट। और माइनस, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है, राइट, तो इनटू Q अपॉन Z प्लस ए, क्योंकि अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है R2 वो Z तो है ही और A में भी उसको ऐड करना है, राइट। तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर के क्यू कॉमन, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, राइट। तो एलसीएम में पहले यहाँ पर आ जाएगा Z प्लस ए, फिर ऊपर माइनस Z प्लस ए, राइट। तो Z प्लस ए माइनस Z प्लस ए अपॉन Z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ये फैक्टराइज की तरफ से यहाँ पर Z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिलेगा, राइट। अब Z कैंसिल, तो बाकी बचेगा 2a। तो इक्वेशन में अब यहाँ पर हमें मिलेगा इज इक्वल टू के क्यू एज इट इज इंटू 2a अपॉन Z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। तो अब 2a क्यू ये एक फॉर्मूला है, कौन सी फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक डायपोल की। तो इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग लिख सकते हैं वहाँ पर, तो k इंटू पी अपॉन Z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। तो ये फॉर्मूला हमें मिलेगी पोटेंशियल की, राइट। अब उसके बाद अब हम लोग जो पी पॉइंट है उसको एज्यूम करेंगे जो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है उसके नज़दीक। तो अब पी पॉइंट को नीचे मतलब कि नेगेटिव क्यू चार्ज जो है उसके नज़दीक एज्यूम कर लिया है, राइट। जब नज़दीक एज्यूम करेंगे तो पोटेंशियल में थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा वो देख लेते हैं। तो पोटेंशियल अब हम जो लिखेंगे वो वी नेगेटिव इज इक्वल टू, अब जो भी पोटेंशियल मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि अब पोटेंशियल जो भी पॉइंट है वो नेगेटिव चार्ज के नज़दीक है, तो उसका ही ज़्यादा इफेक्ट होगा नेगेटिव चार्ज का, तो इजीलिए नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा, राइट।
अगर किसी पॉइंट को हम लोग मान लीजिए कि XY0 0 प्लेन में रखते हैं, राइट, और वो जो Z एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर पे उस पॉइंट मतलब के नेगेटिव क्यू चार्ज और पॉजिटिव क्यू चार्ज के एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे हो, तो उस पॉइंट XY0 पॉइंट पे मिलने वाला पोटेंशियल, क्योंकि XY0 कहाँ पर है, XY प्लेन में ही मिलेगा, तो वो Z एक्सिस से तो सेम ही डिस्टेंस पे होगा, माइनस क्यू हो या फिर प्लस क्यू हो, दोनों से ही सेम डिस्टेंस पे होगा। तो वहाँ पर मिलने वाला पोटेंशियल अगर लिखे तो V इज इक्वल टू ऑब्वियसली एक पॉजिटिव यहाँ पर मिलेगा और एक नेगेटिव यहाँ पर मिलेगा KQ/R। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो टोटल पोटेंशियल ऑन XY0 पॉइंट इज 0, तो वो 0 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड सब क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। तो उसमें हमें क्वेश्चन किया गया है कि ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन द डिस्टेंस r ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन व्हेन r/a मच ग्रेटर देन 1, राइट। तो अब P पॉइंट पे जो ओरिजिन है O पर से जो डिस्टेंस है वो है r, तो P पॉइंट से डिस्टेंस r जितना है, राइट। तो अब मैं अगर फॉर्मूला पोटेंशियल की जो हमने फॉर्मूला लिखी थी उस फॉर्मूला में Z इज इक्वल टू अगर R लिखूं तो मेरा पोटेंशियल की फॉर्मूला हो जाएगी V इज इक्वल टू, दो बार पोटेंशियल मिल रहा था पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक मिल रहा था और एक नेगेटिव चार्ज के नज़दीक मिल रहा था। V इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव KP अपॉन R² माइनस A², राइट। तो ये पोटेंशियल फॉर्मूला मिलेगी। अब इस फॉर्मूला में R/a मच ग्रेटर देन 1, राइट। सो R इज मच ग्रेटर देन A, राइट। R की लेंथ ज़्यादा होगी तो R² को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, राइट। तो R² नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन विथ A², तो वहाँ पर हमारी न्यू फार्मूला जो मिलेगी वो होगी V इज इक्वल टू प्लस और माइनस KP अपॉन R²। तो ये पोटेंशियल की फॉर्मूला होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/R², राइट, क्योंकि ये एक एज ए डायपोल फॉर्म हो रहा है तो उसका रिलेशन V प्रोपोर्शनल टू 1/R² मिलेगा, राइट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में हाउ मच वर्क is done in moving a small test charge from the point 500 to -700 along the x-axis. Does the answer change if the path of the test charge between the same points is not along the x-axis? Okay, तो यहाँ पर एक तो पॉइंट दिया गया है 500 और -700 पॉइंट्स पे x एक्सिस पर है, राइट। इसीलिए जो भी डायपोल है उनका अगर इक्विटोरियल पॉइंट देखा जाए तो वो डायपोल के इक्विटोरियल पॉइंट पे, क्योंकि डायपोल खुद z एक्सिस पे है, राइट। तो वहाँ पर उस पॉइंट पे, राइट, हर एक पॉइंट दोनों ही चार्जेस से सेम डिस्टेंस पे होंगे, क्योंकि एक डायपोल z एक्सिस पे है और हमें जो फाइंड करना है वो x एक्सिस पे है। तो इसीलिए यहाँ पर रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक Q0 चार्ज है, उस Q0 चार्ज को मैं 500 से -700 तक ले जा रहा हूँ, तो तब जो वर्क होगा उसकी फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, तो W इज इक्वल टू QO और पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मूला बिकम्स इज इक्वल टू QO। अब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों ही चार्ज सेम डिस्टेंस पे मिलने वाले हैं, तो सेम डिस्टेंस पे चार्ज अगर होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो, तो वहाँ पर वर्क डन भी ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कि W इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। सो यहाँ पर क्वेश्चन था कि डज द आंसर change if the path of the test charge between the same point is not along the x-axis? तो यहाँ पर आंसर होगा नो, आंसर यहाँ पर चेंज नहीं होगा
अगर हम लोग जो टेस्ट चार्ज का जो पाथ है वो चेंज करेंगे, क्योंकि वर्क कभी भी पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ पॉइंट्स पे डिपेंडेंट है कि जिस पॉइंट से हम लोग ले जाते हैं और जिस पॉइंट पे वो पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में figure shows a charge array known as an electric quadrupole for a point on the axis of the quadrupole. Obtain the dependence of potential on R for R by A much greater than 1 and contrast your result with that due to an electric dipole and an electric monopole. Okay, तो यहाँ पर quadrupoles दिए गए हैं, राइट? तो quadrupoles के एक्सिस पर पॉइंट है, उसके लिए आर बाई ए मच ग्रेटर देन 1, तो उसके लिए पोटेंशियल फाइंड करना है। और ये जो पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल आर डिस्टेंस पे कैसे डिपेंडेंट है, राइट, वैसा एक इक्वेशन हमें यहाँ पर डिराइव करना है। और जो इलेक्ट्रिक डायपोल है और इलेक्ट्रिक मोनोपोल है, उसके लिए भी सेम रिजल्ट हमें फाइंड करना है, राइट। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर पी पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल मिल रहा है, यहाँ पर क्वाड्रुपोल है मतलब कि 4 चार्जेस होंगे, तो पी पॉइंट पे टोटल मिलने वाला पोटेंशियल वो पहले फाइंड करेंगे। तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला होगी K ब्रैकेट Q अपॉन R माइनस A, राइट, माइनस Q अपॉन R माइनस Q अपॉन R प्लस Q अपॉन R प्लस A, राइट। बारी बारी किसे देखते हैं कि यह कहाँ से आया, तो फर्स्ट टर्म कहाँ से आया, R माइनस A। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो पोटेंशियल मैंने लिखा वो पोटेंशियल पॉजिटिव क्यू से P तक, तो R माइनस A करना पड़ेगा तभी ये डिस्टेंस मिलेगा। फिर जाते हैं यहाँ नेगेटिव चार्ज से P तक का डिस्टेंस, तो नेगेटिव चार्ज से P तक का डिस्टेंस तो R ही है, इसीलिए माइनस क्यू बाई आर। दूसरा नेगेटिव चार्ज से P तक का डिस्टेंस भी सेम डिस्टेंस है R, इसीलिए माइनस क्यू अपॉन आर। और चौथा जो टर्म है वो इस चार्ज के कारण P पॉइंट पे मिलने वाला पोटेंशियल, तो अब हो जाएगा R प्लस A, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा टोटल पोटेंशियल, राइट। उसके बाद यहाँ पर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इज इक्वल टू के क्यू कॉमन ब्रैकेट, अब यहाँ पर 1 अपॉन आर माइनस ए, एक ही टर्म है, क्यू अपॉन आर 2 बार है, क्यू तो कॉमन निकल गया तो यहाँ पर -2 अपॉन आर लिख सकते हैं, प्लस 1 अपॉन आर प्लस ए, राइट। तो ये पोटेंशियल की फॉर्मूला हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो V इज इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट, अब LCM लेंगे तो यहाँ पर जो टर्म नहीं है वो लिखेंगे R इंटू आर प्लस ए नहीं है, राइट, -2। अब यहाँ पर कौन सा टर्म नहीं है, तो यहाँ पर तो R माइनस ए आर प्लस ए दोनों ही नहीं है डिनोमिनेटर में, तो इसीलिए R माइनस ए आर प्लस ए, तो आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डायरेक्ट मैं लिख लूँगा, राइट, प्लस अब यहाँ पर कौन सा टर्म नहीं है, तो R इंटू आर माइनस ए नहीं है, राइट, तो R इंटू आर माइनस ए, तो ये पूरा टर्म हमने यहाँ पर लिख लिया अपॉन LCM, तो R इंटू दोनों ही ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, राइट। तो ये पूरा टर्म मिला। अब यहाँ पर R को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो भी टर्म कैंसिल होगी, कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो लास्ट टर्म बचेगी वो हो जाएगी इज इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट, यहाँ पर 2a स्क्वेयर अपॉन आर इंटू आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, तो लास्ट में हमारे पास ये टर्म्स बचेगी, राइट। तो ये पोटेंशियल की फॉर्मूला होगी। अब जो ये हमने फाइंड की क्यू चार्ज के अकॉर्डिंग, अब अगर क्वाड्रुपल मोमेंट, राइट, क्यू इज क्वाड्रुपल मोमेंट है, तो Q इंटू 2a स्क्वेयर, ये क्वाड्रुपल होंगे 2a स्क्वेयर इंटू क्यू, तो इक्वेशन अब थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, तो उसके हिसाब से इज इक्वल टू के क्वाड्रुपल मोमेंट, राइट,
जैसे डायपोल मोमेंट होता है वैसे क्वाड्रुपोल मोमेंट को मैंने यहाँ पर क्यू लिखा है, क्यू को चार्ज मत समझ लेना, कैपिटल क्यू यहाँ पर क्वाड्रुपोल मोमेंट है अपॉन आर इंटू आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, राइट। तो ये फॉर्मूला हमें मिली पोटेंशियल की, पी पॉइंट पे टोटल मिलने वाला पोटेंशियल। अब यहाँ पर फिर से आर इज़ मच ग्रेटर देन ए, मतलब कि आर हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टेंस वाला है तो ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो आर स्क्वेयर सॉरी ए स्क्वेयर इज नेग्लेक्टेड, राइट। तो ए स्क्वेयर को नेग्लेक्ट करेंगे इक्वेशन में से, तो हमारी इक्वेशन, अब नई इक्वेशन जो मिलेगी वो होगी v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, अब आर क्यूब सिर्फ मिलेगा क्योंकि ए स्क्वेयर वाली टर्म नेग्लेक्ट हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रुपल के लिए जो पोटेंशियल है वो v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब होगा, ये रिलेशन मिला हमें, राइट। बट डायपोल के लिए अगर रिलेशन लिखा जाए तो डायपोल में v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर होगा, और सिंगल चार्ज के लिए अगर इक्वेशन लिखें तो सिंगल चार्ज में तो v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर होता है। तो पहले क्वाड्रुपोल के लिए हमने इक्वेशन लिखी, फिर यहाँ पर डायपोल के लिए, और फिर तीसरा सिंगल चार्ज से मिलने वाले पोटेंशियल की यहाँ पर रिलेशन विद डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में an electrical technician requires a capacitance of 2 microfarad in a circuit across the potential difference of 1 kilowatt volt. A large number of 1 microfarad capacitors are available to him, each of which can withstand a potential difference of not more than 400 volt. Suggest a possible arrangement that requires the minimum number of capacitors. राइट, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है, उसके सर्किट में 1 किलो वोल्ट के पैरेलल 2 माइक्रोफैरेडे कैपेसिटर की ज़रूरत होती है, राइट। 2 माइक्रोफैरेडे और 1 किलो वोल्ट। अब उसके पास 1 माइक्रोफैरेडे जो कैपेसिटर्स है वो बहुत सारे हैं, वो 400 वोल्ट से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, 400 वोल्ट से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस वो कैपेबल नहीं है, राइट। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना होगा कि जिससे सबसे मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़े, राइट। तो यहाँ पर पहले जो 2 माइक्रोफैरेडे कैपेसिटर है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस 1 किलो वाट जितना देते हैं। तो 1 माइक्रोफैरेडे के n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है, राइट, जो कि सीरीज़ में है, और m सीरीज़ के जो कैपेसिटर्स है वो सभी पैरेलल में है। तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम करेंगे n जो नंबर है वो सीरीज़ के लिए है, और वो सारे सीरीज़ m नंबर में पैरेलल में है, राइट। तो अब फर्स्ट सीरीज़, एक सीरीज़ में हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस, तो सीरीज़ में मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ऑब्वियसली v बाई एन, इज इक्वल टू कितना वोल्टेज है तो 1 किलो वोल्ट, तो 1000 अपॉन एन, राइट। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रहे हैं तो 400 से ज़्यादा नहीं देना है, तो 400 इज इक्वल टू 1000 अपॉन एन। अब इसमें n को सब्जेक्ट बनाएंगे तो n इज इक्वल टू 1000 अपॉन 400, राइट। तो 10/4, अब 10/4 यहाँ पर आंसर मिलेगा n इज इक्वल टू 2.5, राइट। तो यहाँ पर 2.5 जो n है हमने वो तो सीरीज़ कनेक्शन लिया, इतने नंबर ऑफ कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्टेड है, बट 2.5 कैसे होगा तो उसको इंटीजर में लिखेंगे, तो यहाँ पर इज इक्वल टू 3 लिखेंगे कि 3 कैपेसिटर हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, राइट। अब यहाँ पर मिक्स कनेक्शन है सीरीज़ और पैरेलल का, तो मिक्स कनेक्शन में जो फॉर्मूला होगी वो होगी m अपॉन n इज इक्वल टू 2, राइट। तो m इज इक्वल टू सब्जेक्ट बनाए तो m इज इक्वल टू 2 इंटू एन आ जाएगा, राइट।
अब यहाँ पर 2 इंटू एन, तो एन कितना हमने फाइंड किया 3, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 6, तो एम 6 मिलेगा, मतलब कि 6 पैरेलल कनेक्शंस होंगे उन सभी सीरीज के। तो टोटल कैपेसिटर नंबर ऑफ टोटल कैपेसिटर्स, राइट, टोटल कैपेसिटर नंबर ऑफ टोटल कैपेसिटर इज इक्वल टू एम इंटू एन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पर 6 इंटू 3, तो टोटल कैपेसिटर्स कितने मिले यहाँ पर, तो 6 इंटू 3 18 मिले, राइट। अब यहाँ पर टोटल कैपेसिटर 18 कनेक्ट करेंगे, ये सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है कैपेसिटर कनेक्शंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन में what is the area of the plates of 2 Faraday parallel plate capacitor given that the separation between the plates is 0.5 centimeter? You will realize from your answer why ordinary capacitors are in the range of microfarad or less. However, electrolytic capacitors do have a much larger capacitance, 0.1 Faraday, because of every minute separation between the conductors. Okay, तो यहाँ पर पहले तो कैपेसिटेंस दिया गया है 2 फेरेडे, सेपरेशन भी है, राइट। तो बेसिकली नॉर्मल जो इक्वेशन हम लोग यूज़ करते हैं वो इक्वेशन यूज़ करेंगे, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाय D, राइट। अब इसमें से हमें कैपिटल E को सब्जेक्ट बनाना है, तो कैपिटल ए सब्जेक्ट इज इक्वल टू C इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन 0। अब सारी वैल्यूज़ रखेंगे, तो इज इक्वल टू C की वैल्यू तो 2 फेरेड है, डी सेपरेशन है 0.5 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻² आ जाएगा, राइट, अपॉन एप्सिलॉन 0 वो होगा 8.85 इंटू 10⁻12, कांस्टेंट है वो। तो इसका जो यहाँ पर कैलकुलेशन मिलने वाला है वो कैलकुलेशन है इज इक्वल टू 1130 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। इसको हमें किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पर मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻², राइट। एक्चुअली 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर, अब उसका स्क्वायर है तो 10⁻6, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली इसका आंसर कन्वर्ट हो जाएगा 1130 किलोमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पर 2 फेरेडे जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वैल्यू है उसका अगर एरिया हमें लगाना हो तो वो होगा 1130 किलोमीटर स्क्वायर, विच इज़ नेवर बी पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा इतना बड़ा एरिया का कैपेसिटेंस फॉर्म करना। तो इसीलिए कैपेसिटर्स की वैल्यूज़ ऑलवेज लेस होती है, जैसे कि 2 माइक्रो फेरेडे होती है, 2 नैनो फेरेडे होती है, वैसे ही छोटी छोटी रेंज में कैपेसिटर्स होते हैं। अदरवाइज़ अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसका एरिया भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट सेशन में ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क इन फिगर शोन फॉर अ 300 वोल्ट सप्लाई, डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ओके, तो पहले तो यहाँ पर ये कनेक्शन, राइट, ये कनेक्शन के साथ पैरेलली कनेक्टेड है और ये C2 C3 दोनों ही एक दूसरे के साथ सीरीज कनेक्शन में है। तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड होगा, फिर वो इसके साथ पैरेलली कनेक्टेड है तो उन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड होगा, और उसके बाद जो बचेगा लास्ट में वो C4 के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा, राइट। तो पहले जो Q1 चार्ज है उसके अराउंड मिलने वाला पोटेंशियल तो वो होगा V1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगी Q1 अपॉन C1, तो Q1 10⁻⁻8 अपॉन C1 10⁻⁻10, राइट। तो वोल्टेज होगा 100 वोल्ट। सिमिलरली अब फाइंड करेंगे हम लोग V2, तो V2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2, तो Q2 10⁻⁻8 अपॉन C2 है 200 पिकोफैरेड है, मतलब कि 2 इंटू 10⁻⁻10, राइट। तो इज इक्वल टू 50 वोल्ट मिलेगा। अब आएगा आगे V3, तो V3 इज इक्वल टू Q3 अपॉन
C3, राइट। तो इज इक्वल टू वैल्यूज़ में Q3 10⁻⁸, C3 की वैल्यू, तो C3 की वैल्यू अगेन वो होगी 2 इंटू 10⁻⁻10, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर भी 50 वोल्ट मिलेगा। और फिर लास्ट में जो V4 है वो फाइंड करेंगे, तो V4 इज इक्वल टू Q4 अपॉन C4। तो Q4 कितना है, 2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन C4 10⁻⁻10, राइट। तो इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगी 200 वोल्ट, राइट। अब यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब स्टार्ट करेंगे पहले C2 और C3 से, दोनों ही सीरीज़ में है। तो सीरीज़ कनेक्शन में कैपेसिटर्स का रेसिप्रोकल का सम होता है, तो वो स्टार्ट करेंगे। तो इज इक्वल टू 1/C23 इज इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3, राइट। तो जो C23 है वो यहाँ पर इक्वेशन के हिसाब से अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा C2C3, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, राइट, अपॉन C2 प्लस C3 मल्टीप्लिकेशन अपॉन समेशन, राइट। तो वैल्यूज़ अगर रखें तो C23 इज इक्वल टू 200 इंटू 200, सॉरी, इंटू 200 अपॉन 200 प्लस 200 400, राइट। तो इसका आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा 100 पिकोफैरेड। तो ये हमें मिल गया इक्विवेलेंट 2 और 3 का। अब यहाँ पर 2 3 का जो भी इक्विवेलेंट होगा वो C1 के साथ पैरेलल कनेक्शन में है। पैरेलल कनेक्शन के कैपेसिटर्स की यहाँ पर समेशन होगी। तो नया कैपेसिटेंस C डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C23। तो वहाँ पर समेशन, तो 100 प्लस 100 200 पिकोफैरेड है, राइट। और लास्ट में ये जो C डैश मिलेगा पूरा इक्विवेलेंट वो C4 के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है, क्योंकि वहाँ पर और कोई रास्ता नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही रास्ता मिलेगा। तो वो सीरीज़ में अगर कनेक्टेड है तो वहाँ पर सम रेसिप्रोकल ऑफ ऑल कैपेसिटेंस समेशन होगा, राइट। तो फिर से वहाँ पर C इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन अपॉन समेशन, तो C डैश प्लस C4, राइट। अब अंदर वैल्यूज़ लिखे तो C डैश 200 इंटू C4 100 अपॉन C डैश प्लस C4 300, राइट। तो अब यहाँ पर वैल्यूज़ हमें मिलेगी आफ्टर कैलकुलेशन, वो होगी 200/3। तो 200 अपॉन 3 पिकोफैरेड है। तो ये टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की यहाँ पर वैल्यू मिली हमें, राइट। अब हमें चार्जेस भी फाइंड करने हैं इंडिविजुअली। तो सारे कैपेसिटेंस अब हमारे पास है, अब चार्जेस फाइंड करेंगे। तो चार्जेस में बैटरी का कुल चार्ज दैट इज़ Q इज इक्वल टू CV, राइट। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू CV के हिसाब से जो कैपेसिटेंस है वो है 200 इक्विवेलेंट 200/3 हमने फाइंड किया था इंटू 10⁻⁻12 इंटू V 300, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू जो हमें मिलेगी टोटल चार्ज की, वो टोटल चार्ज की वैल्यू होगी इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, राइट। सो ये टोटल चार्ज मिला। अब हम लोग फाइंड करेंगे C4 और C डैश जो कैपेसिटर्स है वो सीरीज़ में है। अगर C4 और C डैश कैपेसिटर सीरीज़ में है तो दोनों के ही चार्ज सेम होंगे। तो दोनों के ही चार्ज की अगर बात करें तो पहले Q4 का चार्ज, तो Q4 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻8 जो हमने फाइंड किया था वो। और जो C डैश है मतलब कि Q डैश में लिखूँगा तो Q डैश भी यहाँ पर 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम ही होगा, क्योंकि दोनों ही सीरीज़ में कनेक्टेड है, राइट। उसके बाद जो C डैश है, C डैश के अंदर दो चार्जेस है, दो कैपेसिटर्स है C1 और C23। तो Q डैश के अंदर दो चार्जेस हुए Q1 और Q23, राइट। दोनों एक दूसरे के पैरेलली कनेक्टेड है। तो C1 पे मिलने वाला चार्ज पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा, C1 पे मिलने वाला चार्ज तो वो Q1 होगा ऑब्वियसली। तो
यहाँ पर चार्ज डिवाइड हो जाएगा इक्वली, तो Q1 इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁸ कूलम, राइट। और जो C23 है उस पे मिलने वाला चार्ज, तो Q23 लिख लेता हूँ मैं। Q23 इज इक्वल टू, वो भी सेम होगा क्योंकि हाफ डिवाइड हो गया तो हाफ यहाँ पर जाएगा, 1 × 10⁻⁸ कूलम। ओके, अब यहाँ पर C23 वापस C2 और C3 दोनों का ही सीरीज कनेक्शन है, तो दोनों पे ही चार्ज सेम होंगे, C2 और C3 पे, राइट। तो यहाँ पर C2 पे मिलने वाला चार्ज, तो वो लिखेंगे Q2 इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁸ कूलम, और जो C3 है, राइट, उस पे मिलने वाला चार्ज, तो C3 मतलब के Q3, तो Q3 इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁸ कूलम। तो ये सभी कैपेसिटर्स पे हमने चार्जेस फाइंड कर लिए, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव एन एरिया ऑफ 90 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच एंड आर सेपरेटेड बाय 2.5 millimeter. The capacitor is charged by connecting it to a 400 volt supply. How much electrostatic energy is stored by the capacitor? ओके, तो पहले हमें एनर्जी फाइंड करनी है, तो उससे पहले मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी की फॉर्मूला में कैपेसिटेंस आएगा। तो पहले कैपेसिटेंस सिंपल C इज इक्वल टू ε0 A/d, सारी वैल्यूज रख देते हैं, राइट। तो ε0 8.85 × 10⁻⁻12। फिर आता है एरिया। अब एरिया कितना है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 90 × 10⁻⁻4 आ जाएगा। सेंटीमीटर टू मीटर 10⁻², बट स्क्वायर है तो 10⁻⁴, अपॉन डिस्टेंस सेपरेशन वो है 2.5 मिलीमीटर, मतलब कि 2.5 × 10⁻3, राइट। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलेगा 31.86 × 10⁻12 फैरेडे, राइट। तो कैपेसिटेंस हमने फाइंड कर लिया। अब एनर्जी फाइंड करनी है, तो एनर्जी की फॉर्मूला पहले लिखेंगे, U इज इक्वल टू हाफ CV²। तो C हमने फाइंड कर लिया, तो हाफ इंटू C की वैल्यू है 31.86 × 10⁻12 इंटू V, तो वोल्टेज है 400, तो 400 स्क्वायर, राइट। इसका यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा, वो है इज इक्वल टू 2.55 × 10⁻6 जूल। तो ये कैपेसिटेंस की एनर्जी होगी, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि व्यू दिस एनर्जी एज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स and obtain the energy per unit volume U, hence arrive at a relation between U and the magnitude of electric field E between the plates. ओके, तो अब मैं फाइंड करूँगा कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मतलब कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी फॉर्मूला होगी ρE इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एरिया इनटू सेपरेशन, राइट। तो इज इक्वल टू एनर्जी है 2.55 × 10⁻6, एरिया कितना है, तो वो है 90 × 10⁻4, एंड सेपरेशन है वो है 2.5 × 10⁻3, राइट। तो यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन वो जो आंसर मिलेगा इज इक्वल टू होगा 0.113 जूल मीटर 3 इनवर्स। तो ये एनर्जी डेंसिटी मिलेगी, राइट। अब एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, उन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, तो दोनों के बीच का रिलेशन हमने डिराइव किया था थियोरेटिकल पार्ट में। तो वो रिलेशन है ρE इज इक्वल टू हाफ ε0 × E²,
तो ये रिलेशन है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा यहाँ पर रो ई है, राइट, एनर्जी डेंसिटी, उन दोनों के बीच का ये रिलेशन हो। रो ई को हम लोग एज अ यू भी लिख सकते हैं क्योंकि इक्वेशन में यू के फॉर्म में है, तो वो एनर्जी डेंसिटी रो ई लिखो या फिर यू लिखो, दोनों का मीनिंग तो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ 200 वोल्ट सप्लाई, it is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 2 microfarad capacitor. How much electrostatic energy of the first capacitor is lost in the form of heat and electromagnetic radiation? तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक 4 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटर है जिसको 200 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट किया गया है, राइट। तो वो चार्ज होता रहेगा 4 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको सप्लाई से डिस्कनेक्ट करता हूँ और जिस कैपेसिटर पे चार्ज नहीं है, जो चार्जलेस है, वैसे 2 माइक्रोफैराडे वैल्यू वाले कैपेसिटर के साथ उसको कनेक्ट करता हूँ। तो फर्स्ट जो कैपेसिटर है वो कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और जो यहाँ पर फर्स्ट कैपेसिटर की हीट एनर्जी क्या होगी, और दूसरी चीज़ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके फॉर्म में कितनी एनर्जी लॉस होगी। तो हम लोग पहला एनर्जी जो है फर्स्ट स्टोर्ड एनर्जी फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट स्टोर्ड एनर्जी है यू आई इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर। तो इज इक्वल टू हाफ सी, कैपेसिटेंस कितना है 4 माइक्रोफैराड है, तो यहाँ पर 10⁻⁻6 लिखेंगे, इनटू वोल्टेज तो वो है 200 होल स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन 8 इंटू 10⁻² जूल मिलेगा। तो ये फर्स्ट इनिशियली स्टोर्ड एनर्जी है। अब 4 माइक्रोफैराडे पे यहाँ पर जो चार्ज मिलेगा उसकी बात करें तो Q इज इक्वल टू सी वी। तो C कैपेसिटेंस कितना है 4 इंटू 10⁻⁻6, पोटेंशियल कितना है तो वो है 200, तो इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। इतना चार्ज है 4 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर्स पर, राइट। अब यहाँ पर 4 माइक्रोफैराडे के साथ 2 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर्स को कनेक्ट करेंगे, राइट। तो वहाँ पर पोटेंशियल मिलेगा, वो होगा V1 इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, राइट। तो टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है इनिशियल, तो वो जो सेकंड कैपेसिटेंस का चार्ज है वो तो ज़ीरो है, और यहाँ पर 8 इंटू 10⁻⁻4 कूलम आएगा फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज, अपॉन टोटल कैपेसिटेंस तो वो होगा 4 + 2, यहाँ पर समेशन होगा क्योंकि दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं, इंटू 10⁻⁻6, राइट। तो यहाँ पर 8 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻6, तो वैल्यूज़ यहाँ पर मिलेगी इज इक्वल टू 800/6, मतलब कि 400/3, राइट। तो इज इक्वल टू दिस विल 400/3, तो इतना वोल्टेज होगा उसका। अब यहाँ पर लास्ट जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो फाइंड करेंगे। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि यूएफ इज इक्वल टू हाफ C1 + C2 इंटू V1 स्क्वायर, राइट। अब वैल्यूज़ रखेंगे, राइट, सभी। तो इज इक्वल टू 1/2 C1 तो वो है 4, C2 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V1 स्क्वायर मतलब कि 400/3 होल स्क्वायर, राइट। अब कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन में इसका आंसर हमें मिलेगा 5.33 इंटू 10⁻⁻2 जूल में यहाँ पर यूनिट मिलेगा हमें, राइट। तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी।
अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है सिस्टम में कितनी एनर्जी लॉस की है, और वो लॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के फॉर्म में होगा, राइट। तो लॉस हुई पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू सिंपली यू आई माइनस यू एफ, राइट। तो यू आई माइनस यू एफ अगर करेंगे तो इज इक्वल टू यू आई कितना है, तो वो है 8 माइनस 5.33 इंटू 10⁻²। तो इसका यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा इज इक्वल टू 2.67 इंटू 10⁻²। ये आंसर होगा जूल में। तो ये एनर्जी लॉस होगी इतनी 2.67 इंटू 10⁻² जूल, और वो एनर्जी लॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के फॉर्म में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में शो दैट द फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1/2 QE, where Q is the charge on the capacitor and E is the magnitude of electric field between the plates. Explain the origin of the factor 1/2. ओके, तो यहाँ पर हमें समझाना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के हर प्लेट पे जो भी फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड है 1/2 Q इंटू ई, जहाँ पर Q कैपेसिटर पे मिलने वाला चार्ज और E प्लेट के बीच मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर 1/2 कैसे आया वो फाइंड करना है। तो पहले मैं कैपेसिटर पे मिलने वाला टोटल चार्ज अगर लिखूँ तो उसकी फॉर्मूला होगी Q इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ दैट प्लेट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी फॉर्मूला अगर लिखी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, राइट। अब यहाँ पर कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्स जितना है, और जो फोर्स है वो फोर्स डेल्टा एक्स के यहाँ पर जो अगर बात करें तो दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डेल्टा एक्स, और वो फोर्स के अपोज में जो वर्क होगा वो वर्क की फॉर्मूला अगर लिखें तो वर्क की फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एक्स, राइट। अब मान लीजिए कि कैपेसिटर की जो एनर्जी डेंसिटी है वो रो ई जितनी है, तो कैपेसिटर की यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इनटू जो वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है, जो इंक्रीज़ हो रहा है वो वॉल्यूम का इंक्रीज़। तो यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ी चेंज होकर जाएगी, U मतलब पोटेंशियल एनर्जी वर्क के फॉर्म में होगी तो F इंटू डेल्टा एक्स, यू के जगह पर F इंटू डेल्टा एक्स आ गया, इज इक्वल टू रो ई एज इट इज़, और वॉल्यूम में इंक्रीज़ होना वो यहाँ पर लिखेंगे तो वो होगा एरिया इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि एरिया एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ सेपरेशन में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म में अब बचेगा F इज इक्वल टू रो ई इंटू ए, राइट। तो ये फॉर्मूला होगी। अब यहाँ पर जो एनर्जी डेंसिटी है उसकी फॉर्मूला फिक्स है, F इज इक्वल टू रो ई एनर्जी डेंसिटी मतलब हाफ एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वेयर, राइट, इंटू ए। तो ये फोर्स की फॉर्मूला हो जाएगी। अब फोर्स की फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग जो ई स्क्वेयर है उसको थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करेंगे, तो हाफ इंटू एप्सिलॉन 0 ई इंटू ई ए, राइट। अब ई की फॉर्मूला है ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और सिग्मा की फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन 0, राइट। तो यहाँ पर अब मैं सिग्मा की अगर बात करूँ तो सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन 0। तो अब फॉर्मूला में वैल्यूज़ रखे हैं तो इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा इंटू ए इंटू ई एज इट इज़, राइट। सिग्मा इंटू ए इंटू ई एज इट इज़, तो ए की हमने एज इट इज़ रखा, और सिग्मा एप्सिलॉन 0 ई, राइट, एप्सिलॉन 0 ई उसकी जगह पर हमने सिग्मा रखा। अब यहाँ पर सिग्मा इंटू ए क्या है,
तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया विच गिव अस चार्ज, तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर 1/2 जो टर्म है वो इसलिए आ रहा है कि वो कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, और बाहर की तरफ तो ज़ीरो होता है, इसीलिए जो यहाँ पर फोर्स जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यूज़ होता है, क्योंकि अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो यहाँ पर ज़ीरो और ई दोनों का एवरेज निकालेंगे तो E/2 मिलेगा। तो फोर्स प्रोड्यूस होने के लिए, फोर्स एक्सर्ट होने के लिए यहाँ पर एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है, तो इसीलिए यहाँ पर 1/2 एक टर्म जो आया वो थोड़ा ज़्यादा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक spherical conductors held in position by suitable insulating supports as per figure show that the capacitance of a spherical capacitor is given by C is equal to 4 pi epsilon 0 R1 R2 upon R1 minus R2, where R1 and R2 are the radii of outer and inner spheres respectively। तो यहाँ पर जो शेल है उसके अंदर रेडियस है R1 और जो शेल है उसकी रेडियस है R2, राइट। अब यहाँ पर जो शेल के अंदर जो चार्ज है वो माइनस क्यू चार्ज है और बाहर जो शेल है उस पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है। अब नॉर्मल सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पे अगर रेडियस हम लोग एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करें, राइट, यहाँ पर तो r इज़ लेस देन R1, मतलब कि r इज़ लेस देन R1, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा, और r इज़ ग्रेटर देन R1 तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज नहीं मिलेंगे और यहाँ पर अंदर की तरफ, शेल के अंदर की तरफ होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा यहाँ पर, तो वो दोनों शेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो रेडियली डायरेक्शन में होगा, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, राइट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, जहाँ जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पर गॉस थ्योरम के हिसाब से जो नॉर्मल सेंटर है उससे आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है P, वहाँ पर मिलने वाला फ्लक्स, तो वो अब हम लोग फाइंड करेंगे। तो वहाँ पर मिलने वाला फ्लक्स, तो फ्लक्स की फॉर्मूला है E/S और कॉस थीटा। अब थीटा E और S के बीच का एंगल है, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर वो ज़ीरो हो जाएगा, तो इज़ इक्वल टू Q/ε0। तो यहाँ पर आ जाएगा ES इज़ इक्वल टू Q/ε0, राइट। अब शेल है, तो शेल हमने जो गॉसियन सरफेस एज्यूम किया था उसकी अगर एरिया की बात करें तो वो हो जाएगा E/S, वो होगा 4πr², क्योंकि हमने r तक ही एज्यूम किया था स्फेरिकल शेल, राइट, इज इक्वल टू Q/ε0। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला मिलेगी और वो फॉर्मूला होगी E सब्जेक्ट, तो इज इक्वल टू Q/4πε0 इंटू r²। तो ये हमें r डिस्टेंस पे मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। अब हम लोग पोटेंशियल की बात करेंगे कि पोटेंशियल V की फॉर्मूला, तो दोनों ही शेल के बीच मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन R1 टू R2। अब पोटेंशियल है, नेगेटिव होगा, राइट, तो वेक्टर E डॉट वेक्टर dl, यही पोटेंशियल का रिलेशन है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफिकेशन में ये पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रेशन R1 टू R2। E/dr दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है और R बाहर की तरफ, तो यहाँ पर cos 180 आ जाएगा, तो cos 180 डिग्री। अब cos 180 नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इज इक्वल टू इंटीग्रेशन R1 R2, राइट, पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर E/dr मिलेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर फॉर्मूला लिखें तो Q/4πε0
इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा था आर स्क्वायर इंटू डी आर एज इट इज़, राइट। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन तो इज इक्वल टू कांस्टेंट कितने हैं, तो क्यू अपॉन 4πε0 कांस्टेंट इंटीग्रेशन r1 टू r2 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, राइट। अब इसका सिंप्लीफिकेशन तो वो होगा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0, अब 1 अपॉन आर स्क्वायर है तो ब्रैकेट -1 अपॉन आर मिलेगा, अपर लिमिट r2 लोअर लिमिट r1। अब लिमिट्स रखेंगे अंदर तो फॉर्मूला q अपॉन 4πε0 ब्रैकेट 1 अपॉन r1 -1 अपॉन r2, राइट। तो अब ये पोटेंशियल की हमें फॉर्मूला मिली। अब जो स्फेरिकल कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस, तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उसकी फॉर्मूला होगी C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब पोटेंशियल अंदर फॉर्मूला में रखेंगे तो पोटेंशियल यहाँ पर रखेंगे तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 एज इट इज, राइट, 4πε0 और ब्रैकेट में यहाँ पर इंटू 1 अपॉन r1 -1 अपॉन r2 भी है, राइट। यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगी, ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये सी की फॉर्मूला होगी। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पर इज इक्वल टू, पहले तो क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, 4πε ऊपर चला जाएगा तो 4πε0। अब ये जो ब्रैकेट है उसमें r1 r2 एलसीएम होगा तो वो भी ऊपर चला जाएगा क्योंकि वो भी डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर में है, तो r1 r2 एलसीएम जो मिला वो भी ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा और नीचे बचेगा r2 माइनस r1। तो ये होगा दोनों ही शेल के कारण मिलने वाला इक्विवेलेंट कैपेसिटर।